नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे भवानी प्रसाद मिश्र की मार्मिक कविता घर की याद। आप देख रहे हैं अपना चैनल सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरो, जिसका पाठ 5 भवानी प्रसाद मिश्र घर की याद आज हम पढ़ रहे हैं। देखते हैं सबसे पहले कवि का परिचय। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के टिगरिया गांव में हुआ। उन्होंने जबलपुर से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण सन 1942 ईस्वी से सन 1945 ईस्वी तक नागपुर जेल में कैद रहे। वहां से छूटने के बाद एक महिला आश्रम में कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। फिर कल्पना नामक पत्रिका का संपादन किया। फिल्मों में गीत, संवाद लेखन व निर्देशन भी किया। आकाशवाणी व गांधी जी की कई संस्थाओं से आप जुड़े रहे। इनकी कविताओं में सतपुड़ा अंचल, मालवा आदि क्षेत्रों का प्राकृतिक वैभव देखने को मिलता है। काव्य जगत में सर्वप्रथम इनकी पहचान अज्ञे जी का प्रसिद्ध दूसरा सप्तक के रूप में हुआ। आप उस सप्तक में एक प्रमुख भाग रहे। 7 कवियों में इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया। इन्हें साहित्य व समाज सेवा के लिए भारत सरकार का पद्मश्री भी प्राप्त हुआ। इनका देहावसान सन 1985 ईस्वी में हुआ। आपकी रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम, गांधी पंचसती, अंधेरी कविताएं, कालजयी, त्रिकाल संध्या आदि। इसमें गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख प्रमुख हैं। गीत फरोश इनका पहला काव्य संकलन है जो बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। साहित्यिक विशेषताएं देखते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र अपनी सहज अभिव्यक्ति और सहज लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। आप कविता, साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक हैं। गांधीवाद में इनका अखंड विश्वास था। आपने गांधी वाग्मी के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। इनकी कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। सहजता का संबंध गांधी जी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए इन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। अब देखते हैं कविता का सारांश, घर की याद। इस कविता में लेखक के घर के प्रति मर्म को उद्घाटित किया गया है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से दूर रहना पड़ा, जिसके कारण उसकी स्मृति में सदैव उसके परिजन बने रहते। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद इस कविता का केंद्रीय भाव है। लेखक सावन के बादलों को देखकर घर की याद करता है, अपने भाई बहनों, पिता माता आदि के विषय में बताता है और उनसे दूर रहने पर लेखक का व उसके परिवार का क्या हाल है, यह इस कविता के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कविता की पंक्तियाँ, फिर उसका प्रसंग और फिर व्याख्या। तो कविता की पंक्तियाँ देखते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घेता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक आरो भाग 1 में संकलित कविता घर की याद से लिया गया है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। एक रात लगातार बारिश होने पर कवि को घर की याद आती है। उसने इस कविता के माध्यम से अपनी इस पीड़ा को व्यक्त किया है। अब देखते हैं व्याख्या। प्रसंग सभी में समान रहेगा, इसलिए इसी को प्रसंग को ही आपको सभी के अंतर्गत देना है। अब देखते हैं ये जो पंक्तियां हैं इनकी व्याख्या।
कवि बताता है कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है, रात भर बारिश होती रही है। ऐसे में उसका मन घर की याद में घिर गया है। बरसते हुए पानी के बीच रात भर कवि को अपना घर नजरों के सामने घूमता दिख रहा है। उसका घर बहुत दूर है, परंतु खुशियों से भरा हुआ है। उसके 4 भाई हैं और उसकी बहनें मायके में पिता के घर आई हैं, परंतु यहाँ आकर कवि के घर में दुख ही मिला। घर में आज सभी एकत्र हैं। 4 भाई 4 बहनें, चारों भाई भुजाएं हैं तथा बहनें प्यार हैं। भाई भुजा के समान कर्मशील व बलिष्ठ हैं तथा बहनें स्नेह की भंडार हैं। आगे है, और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझार लरजता। तो देखते हैं व्याख्या। कवि अपनी माँ की याद करता है। उसकी माँ अनपढ़ है, उसने बहुत कष्ट सहन किए हैं। माँ बहुत स्नेहमयी हैं। उनकी गोद में सिर रखने के बाद कोई भी दुख शेष नहीं रहता। माँ का स्नेह स्नेह इतना व्यापक है कि जेल में भी कवि को उसका अनुभव होता है। वह लिखना नहीं जानती, इस कारण लेखक को पत्र नहीं लिख पाती। कवि इसके बाद अपने पिता के विषय में बताता है कि वे अभी भी चुस्त दुरुस्त हैं। बुढ़ापा उन्हें क्षण भर के लिए नहीं आया। आज भी वे दौड़ लगाते हैं और खूब खिलखिलाकर हंसते हैं। वे इतने साहसी हैं कि मौत के सामने भी हिचकते नहीं तथा शेर के आने पर भी उससे डरते नहीं। उनकी वाणी में ओज है, उनमें बादल के समान गर्जना है। जब वे काम करते हैं तो उनके आगे तूफान भी शर्मा जाता है। आगे की पंक्तियां, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुद्गल हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। 4 भाई 4 बहनें भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। व्याख्या देखते हैं। कवि के पिता आज गीता का पाठ करके 260 दंड बैठक लगाकर मुद्गल को दोनों हाथों से हिलाकर व उसकी मूठों को मिलाकर जब वे छत से नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में भी आज पानी होगा। कवि के याद करके उनकी आंखें नम हो आई होंगी। कवि की को घर की याद सताती है। घर में 4 बहनें 4 भाई हैं। उन्हें खेलते साथ में खड़े देखकर पिताजी को 5वीं की याद आती होगी। जिन पिताजी को कभी बुढ़ापा ना आया, कवि का नाम लेकर आज वो रो पड़े होंगे। आगे है, 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपना पन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पांच जो पीछे हटा पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी ल जाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। व्याख्या, कवि कहता है कि उनका भाग्यहीन 5वां पुत्र कवि उनका 5वां भाग्यहीन उनके साथ नहीं है, परंतु पिताजी को सबसे प्यारा है। जब कभी कवि के बारे में चर्चा चलती है तो वह भाव विभोर हो जाते हैं। आज उन्हें अपने सोने जैसे बेटे तुच्छ लग रहे होंगे, क्योंकि उनका सबसे प्यारा बेटा उनसे दूर जेल में है। माँ ने पिताजी को समझाया होगा। ऐसा करते हुए माँ के मन में भी बहुत दुख हुआ होगा। पिताजी को कहती होंगी कि भवानी जेल में बहुत अच्छा है, आपको आंसू बहाने की क्या जरूरत है, वह तो आपके दिखाए मार्ग पर ही चल रहा है और उसे ही अपना उद्देश्य बनाकर गया है। यह तुम्हारी ही परंपरा है। यदि वे आगे बढ़कर वापस आता तो यह मेरे मातृत्व के लिए लज्जा की बात होती।
इसलिए तुम्हें कमजोर होने की जरूरत नहीं। यदि तुम रो पड़ोगे तो सभी बच्चे भी रो पड़ेंगे। आगे है, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांच वे को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस से सब बिरस है। व्याख्या, माँ की बातें सुनकर पिताजी ने कहा होगा कि मैं रो नहीं रहा, ना ही मैं धैर्य खो रहा हूँ। यह कहते हुए उन्होंने अपनी सारी पीड़ा मन में समेट ली होगी। कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सजीले हरियाले सावन, तुम अत्यंत पवित्र हो। तुम चाहे बरसते रहो, पर मेरे माता पिता की आंखों से आंसू के रूप में न बरसना। वे अपने पांच बेटे की याद करके दुखी न हो, आनंद से रहें और उन्हें मेरे विषय में कोई संदेह न हो। इसमें केवल इतना ही अंतर है कि मैं बस घर पर नहीं हूँ। वह घर के वियोग को मामूली मान रहा है, परंतु यह कोई साधारण घटना नहीं है। इस वियोग से मेरा जीवन दुख में बन गया है। मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूँ। आगे है, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, भजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख टट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूं मैं, यो न कहना अस्त हूं मैं। व्याख्या, कवि सावन से कहता है कि तुम मेरे कष्टों के बारे में मेरे माँ और पिता को मत बताना। तुम उन्हें धैर्य देते हुए कहना कि जेल में मैं पढ़ रहा हूँ और साहित्य लिख रहा हूँ। मैं यहाँ काम करते हुए परिवार व देश का नाम कर रहा हूँ। मुझे यहाँ अनेक लोग चाहते हैं। माताजी पिताजी से शोक न करने की बात कहना। उन्हें यह भी बताना कि मैं यहाँ सुखी हूँ और सूत काटने में व्यस्त हूँ। मैं ढेर सारा भोजन करता हूँ और मेरा वजन भी 70 शेर हो गया है। मैं खूब खेलता कूदता हूँ और दुख को अपने नज़दीक नहीं आने देता। मैं यहाँ मस्त हूँ, परंतु उन्हें यह न कहना कि मैं डूबते सूर्य का सा निस्तेज हो गया हूँ। आगे है, अंतिम है ये, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवी को वे न तरसें। व्याख्या, कवि सावन को सावधान करते हुए कहता है कि मेरे परिजनों को मेरी सच्चाई ना, उन्हें यह न बताना कि मैं देर रात तक जागता रहता हूँ, आम व्यक्तियों से दूर भागता हूँ तथा चुपचाप रहता हूँ। उन्हें यह भी न बताना कि मैं चिंता में डूबकर स्वयं को भूल जाता हूँ। तुम सावधानी के साथ बातें करना, उन्हें कोई शक न होने देना कि मैं यहाँ दुखी हूँ। हे सावन, तुम पुण्य कार्य में लीन हो, तुम स्वयं बरस लो, परंतु कभी भी मेरे पिता माता की आंखों में आंसू के रूप में मत बरसना। उन्हें अपने पांचवें बेटे की याद न आने देना। तो यह था पाठ घर की याद। अब देखते हैं शब्द छवि प्रमुख शब्द जो हैं उनके अर्थ देख लेते हैं। नज़र में तिर रहा है अर्थात आंखों में तैर रहा है। पूर्ण है जो अर्थात वह घर जो परिपूर्ण है यानी खुशियों से भरपूर है। परिताप का अर्थ है अत्यधिक दुख। नवनीत का अर्थ है मक्खन। हेटे का अर्थ है गौण या हीन होना, छोटा होना। लीक का अर्थ है परंपरा। तो और अब देखते हैं इस कविता से संबंधित विशेष क्या है, काव्यगत और भावगत विशेषताएं हैं ये। पहला है भाषा सहज सरल व खड़ी बोली हिंदी है। उपमा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। मुहावरे के प्रयोग ने मुहावरों के प्रयोग ने भाषा के प्रभाव को बढ़ा दिया है। सावन के महीने का स्वाभाविक चित्रण है। संयुक्त परिवार का आदर्श रूप प्रस्तुत हुआ है। सावन को दूध बनाने की प्राचीन परंपरा को प्रयोग किया गया है। सावन को दूध बना के ऐसी
संस्कृत के जगह भी और अन्य साहित्यों में भी, हिंदी के साहित्य में भी हमने बहुत सारी कविताएं देखी हैं। उसी का अनुसरण किया है और सावन को दूध बनाकर घर भेजा गया है। तो यह था पाठ घर की याद। आप देख रहे हैं सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। आपको हमारा ये पाठ कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। और एक विशेष आग्रह है कि कोशिश करें कि आप मेरे चैनल को आगे और बच्चों तक, और जो लोग जो चाहते हैं कि सीबीएसई के जो हिंदी से संबंधित किताबें हैं उनके सारांश प्रश्नोत्तर आदि उनको नहीं मिल पाते, उन सभी तक इस चैनल को ज़रूर पहुंचाएं। जब आप वीडियो देखते हैं तो नीचे चैनल का निशान आता है, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोस आ जाती हैं। आप से मेरा अनुरोध है कि आप इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि मैंने जब अध्ययन किया तो मुझे बहुत इस कारण से दिक्कत हुई और मुझे सारांश या नहीं मिल पाते थे, यूट्यूब पे कुछ अच्छा डाटा नहीं मिल पाता था। इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है कि और लोगों को और जो बच्चे हैं उनको परेशानी ना हो। वीडियो के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि हर कविता को मैं उन बच्चों के सामने जो है बिल्कुल प्रस्तुत कर सकूं। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं। नमस्कार।